कि जो प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है, वो हमारा किस पर कैलकुलेट होता है? क्रिया मूल्य पर। सर अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, भाई लाभ बटे क्रिया मूल्य गुणा 100। अगर हमें लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि बटे क्रिया मूल्य गुणा 100। हमेशा नीचे क्रिया मूल्य रखते हैं, कॉस्ट प्राइस पर रखते हैं। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर ही बोल दे, अगर आपसे एग्जामिनर ही बोल दे कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताओ, तो आपको एग्जामिनर से बहस नहीं करनी है कि विक्रय मूल्य पर लाभ कैसे निकाल दे, हम तो क्रिय मूल्य पर निकालते आए हैं, हर क्रिय मूल्य पर निकलता है। एग्जामिनर ने बोला है ना दिन को रात, तो रात कहना है भैया, हमें नंबर से मतलब है। अगर एग्जामिनर ने बोला है कि लाभ को विक्रय मूल्य पर बताओ कितना परसेंट है, तो हमको विक्रय मूल्य पर निकालना होगा। कैसे? देखो मैंने आपसे कहा किसी वस्तु का ना 20% का जो प्रॉफिट है, 20% का लाभ होता है किस पर? क्रिय मूल्य पर। क्रिय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो बताओ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? विक्रय मूल्य पर यानी कि सेलिंग प्राइस पर पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पर कितना परसेंट का लाभ होगा? प्रतिशत लाभ बताना है। सेलिंग प्राइस पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है ना। किसी वस्तु पर उसने कहा 20% का लाभ है जो कि कॉस्ट प्राइस पर है, तो आपसे कहेगा विक्रय मूल्य बताओ और लाभ प्रतिशत बताओ सेलिंग प्राइस पर क्या होगा। कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपने वही करना है जो अब तक आप करते आए हैं। आप मुझे एक बात बताओ, 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है बच्चे कि अगर उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, यही हमने सीखा है पिछले 2 दिन में कि अगर उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसे कितने में बेचा गया? 20% के लाभ में, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है भाई? सेलिंग प्राइस है 120। कितना है? सेलिंग प्राइस है 120। लाभ कितना हुआ? आप कहेंगे लाभ जो हुआ है सर, जो प्रॉफिट हुआ है वो 20 रुपए का हुआ है। सवाल ने कहा भाई विक्रय मूल्य पर लाभ बताओ। जब भी सवाल इस तरीके की गुस्ताखी करे आपसे पूछने की, तो आपने एक सिंपल सा काम करना है। उसने कहा है ना विक्रय मूल्य पर, तो आपने क्रिय मूल्य पर लाभ दिया हुआ था, आपने 100 रुपए क्रिय मूल्य माना तो 120 विक्रय हो गया, 20 रुपए का लाभ है। तो अब विक्रय पर लाभ पूछ रहा है, तो 20 रुपए का लाभ बटे विक्रय मूल्य कर दो नीचे। भाई नीचे विक्रय मूल्य कर दो और कुछ नहीं करना आपने, और गुणा 100। सर नीचे तो क्रिय मूल्य आना चाहिए, विक्रय कैसे आ गया? भाई सवाल ने बोला है इसीलिए हमने नीचे रखा है। उसने कहा ना विक्रय मूल्य पर लाभ, इसीलिए हमने नीचे रखा इसको। ठीक है, तो कितने से कटेगा? 0 से 0 खत्म, 2 छिक्के 12। कितना हो गया भाई? 100/6%। या फिर आप कह सकते हो 16 से ही 2/3% का लाभ है विक्रय मूल्य पर। नीचे विक्रय मूल्य रख देना है लाभ के, अगर वो विक्रय मूल्य पर बोले तो। ठीक है, तो एक सवाल और अलग घुमा के भी दे सकता है, वो मैं आपसे अभी पूछ लेता हूं। भाई सवाल कहेगा किसी वस्तु पर ना, किसी वस्तु पर 25% का प्रॉफिट है, 25% का लाभ है। किस पर? इस बार दिया हुआ है आपको विक्रय मूल्य पर लाभ दिया हुआ है, विक्रय पर लाभ दिया हुआ है। आपसे कहेगा कि क्रिय पर लाभ बताओ, क्रिय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताना है, क्या होगा? क्रिय मूल्य पर लाभ प्रतिशत। इस बार देखो सवाल चेंज कर दिया, यहां पर दिया हुआ था क्रिय पर लाभ, तो हमने 100 से 120 माना। यहां पर है 25% लाभ विक्रय पर। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सैनिक, रुको, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा देखना। मुझे एक बात बताओ, 25% है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, इसका भिन्न कितना होता है? सर भिन्न होता है 25/100। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो 25/100 होता है। यहां पर अब उसने थोड़ा सा दिमाग में टेंशन कर दी हमारे में। उसने जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 25% का लाभ है विक्रय पर। जब उसने 20% का लाभ क्रिय पर दिया था तो मैंने 100 माना था किसको? मैंने 100 माना था क्रिय को। अब उसने बोला है 25% का लाभ है विक्रय पर, तो बच्चे यहां पर मैं सेलिंग प्राइस को क्या मानूंगा? सेलिंग प्राइस को मानूंगा 100। सेलिंग प्राइस को कितना मानूंगा? 100। विक्रय मूल्य को। प्रॉफिट कितना है, लाभ कितना है? सेलिंग प्राइस को मैंने 100 माना, सेलिंग प्राइस को 100 माना। प्रॉफिट कितना है, लाभ कितना है? 25 का। अब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? हम बिना सोचे समझे 125 कर देंगे और वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, वो सरासर गलत होगा। उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मुझे एक बात बताओ, आप किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 100 कह रहे हो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य आप 100 कह रहे हो, और आप कह रहे हो सर उस पर 25 रुपए का लाभ भी है। आप खुद सोचो, आप कोई चीज 100 रुपए में बेचते हो और आपको 25 रुपए का लाभ हो जाता है, तो कितने में आप उसे खरीद कर लाए थे? आप खुद सोचो भाई, उसने कहा 25% का लाभ है विक्रय मूल्य पर, मैंने कहा 25/100। मैंने कहा 100 रुपए विक्रय मूल्य है, 25 रुपए का लाभ है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कोई वस्तु 100 रुपए में आपने बेच दी, कितने में खरीद कर लाए होगे आप उसे?
कि 100 में बेचने पर 25 का लाभ हो गया। मोटा मोटा सोचो यार, मैथ की लैंग्वेज में मत सोचो। मैंने कहा 100 में बेचा, 25 का लाभ हुआ, क्या आप उसे 75 में खरीद कर नहीं लाए होगे? तभी तो आपने 100 में बेच के 25 का लाभ कमाया, है ना। तो अब आप निकाल लो भैया क्रिया मूल्य पर लाभ कितना है, 25, और क्रिया मूल्य कितना है 75, और इंटू 100 कितना होगा, 25 3 75, 100/3 होता है 33 सही 1/3%। कितना होगा, 33 सही 1/3। चलो एक सवाल और कराता हूं, फिर पीडीएफ की तरफ चलते हैं। उसके बाद पीडीएफ की तरफ चलते हैं। जैसे सवाल मैं आपको देता हूं कि भाई किसी वस्तु पर ना 16 सही 2/3% की हानि होती है। हानि होती है किस पर, विक्रय पर। तो आपको बताना है लाभ या फिर हानि, जो भी होगी, लाभ या हानि प्रतिशत बताना है किस पर, क्रिया पर बताना है। कॉस्ट प्राइस पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। आपने वही दिमाग का प्रयोग करना है जो पिछले सवाल में किया, वही करना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहां पर परसेंटेज दिया हुआ है इसका फ्रैक्शन बता दो कितना होता है भाई। 16 सही 2/3 लिखा है, इसका जो फ्रैक्शन होगा वो 1/6 होता है। परसेंटेज में मैंने भी पढ़ाया है और आपने भी पढ़ाया है, ठीक है। अब यहां पर उसने कहा कि 16 सही 2/3% की हानि हुई है विक्रय पर, यानी कि सेलिंग प्राइस में किसको मानूंगा, नीचे वाली संख्या को। नीचे वाली संख्या को मैंने सेलिंग प्राइस माना है को। हानि हुई है कितने की बच्चे, हानि हुई है, जो लॉस हुआ है वो ऊपर वाली संख्या यानी कि 1 रुपए की हानि हुई है। तो आप मुझे बता दो कि किसी वस्तु को बच्चे आप 6 में बेचते हो। आप मोटा मोटा सोचो, किसी वस्तु को आप 6 रुपए में बेचते हो और 1 रुपए का नुकसान कर लेते हो, तो कितने में आप उसे खरीद कर लाए थे। भूल जाओ मैथ पढ़ रहे हो, ये सोचो कि कोई दुकानदारी की चीजें पढ़ रहे हैं कि मैंने कहा 6 रुपए में आपने बेचा और 1 रुपए का नुकसान कर लिया। सर 7 रुपए में खरीद कर लाए होंगे। कितने में, 7 रुपए में खरीद कर लाए होंगे कि हमने 6 में बेचा और 1 का नुकसान कर लिया, तो सर 7 में खरीद कर लाए होंगे। यस, है ना। अब उसने कहा लाभ या हानि प्रतिशत क्रिया पर। भाई हानि परसेंट होगा, लॉस परसेंट कितने का, 1 का, और कितने पर, क्रिया पर, और गुणा 100। 1/7 टेबल उठाकर देखो परसेंटेज की, मैंने लिखवाया था 14 सही 2/7% होता है। यस और नो, जी सर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत गजब का था जो आपने हर पॉसिबल तरीका सीखा कि हानि विक्रय पर दी हो, लाभ विक्रय पर दिया हो, लाभ क्रिया पर दिया हो, तो आपने क्या करना है, नीचे वाली संख्या को वही मान लेना है जिस पर दिया होगा। अब जैसे एक मैं आपको सवाल पीडीएफ के थ्रू लेकर चलता हूं, ये सवाल देखना बच्चे, इस सवाल को देखेंगे एक बार क्या है सवाल में, ठीक है। बताना मुझे जल्दी से, क्या आप इस सवाल को कर पा रहे हो। देखते हैं। उसने कहा किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। देखो उसने कहा लागत मूल्य पर 20% का लाभ, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर 20% का प्रॉफिट है। तो उसने कहा विक्रय मूल्य पर, बिक्री मूल्य पर, उसने कहा देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द परसेंट ऑफ प्रॉफिट देन कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। वही करना है आपको जो मैंने अभी सिखाया। उसने लागत मूल्य पर 20% का लाभ बोला है बच्चे, 20% का जो प्रॉफिट बोला है ना वो कॉस्ट प्राइस पर बोला है। आप जानते हैं कि 20% का फ्रैक्शन होता है 20/100। अगर उसने लागत मूल्य पर बोला है तो बच्चे कॉस्ट प्राइस को 100 मानूंगा मैं जिस पर बोला है, और प्रॉफिट हो जाएगा 20 रुपए का। तो मेरे प्यारे भाई बेचा कितने में होगा, किसी वस्तु को आप 100 रुपए में खरीद कर लाते हो, 20 रुपए का प्रॉफिट कर लेते हो, तो क्या आप उसे 120 में नहीं बेचते हो। हाँ जी सर। अब उसने कहा बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत, तो लाभ तो 20 का है और बिक्री मूल्य कितना है 120 का है, और गुणा 100, तो कितना होगा, 0 से 0 खत्म, 2 छिक्के 12, तो 100/6% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 से ही 2/3% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये सवाल करेंगे। देखो अब आपको थोड़ा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग, अब मैंने 4-5 सवाल आपको प्रैक्टिस भी करा दिए, और इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है जो आपको कंफ्यूज कर देगा कि यार प्रॉफिट या लॉस तो हम अब तक कॉस्ट प्राइस पर निकालते थे, क्रिया पर, लेकिन ये तो विक्रय पर निकलवा रहा है। अब नहीं होगे आप कंफ्यूज, है ना। उसने कहा यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20%, देखो घुमाने की कोशिश की है उसने आपको, लेकिन आप घूमेंगे नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं घूमेंगे बच्चा। उसने कहा कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय का 20% अनुमानित करता है, तो उसकी हानि परसेंट वास्तविक, वास्तविक तो क्रिया पर होती है ना। इफ अ पर्सन एस्टिमेट्स हिज लॉस एट 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन हिज लॉस परसेंट इज व्हाट, है ना। तो आपको करना है सबसे पहले लॉस कितना दिया हुआ है बच्चे 20% का, और किस पर, सेलिंग प्राइस पर, किस पर, विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पर। यस, तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 20/100। क्या होता है 20/100। उसने कहा विक्रय मूल्य का 20%, तो बच्चे मैं विक्रय मूल्य को 100 मानूंगा, क्योंकि उसने बोला है मुझसे कि विक्रय का 20% है, विक्रय अगर 100 है तो उसका 20% हानि हुई है,
तो लॉस कितना हुआ है 20 रुपए का। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बता दो कि आपको पता है कोई चीज अगर 100 रुपए में बेची जाए और उस पर 20 रुपए का नुकसान हो जाए तो उसे खरीद कर कितने में लाए होंगे। अगर आप ये सोच रहे हो ना 100 माइनस 20 80, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो कि भाई किसी चीज को आपने 100 रुपए में बेचा, क्योंकि उसने बोला है विक्रय पर 20% की हानि है, तो विक्रय पर 20% की हानि यानी कि आपने 100 को सेलिंग माना, 20 आपका लॉस होगा। अगर किसी चीज को 100 में आपने बेचा और 20 का नुकसान कर लिया, तो क्या आप 120 में खरीद कर लाए होगे कि नहीं। हाँ जी सर। अब लॉस परसेंट पूछ रहा है तो 20 का लॉस है और क्रिय मूल्य कितना है भाई 120 है और गुणा 100 कितना होगा 2 छिक्के 12 यानी कि 100/6% या 2 तिया 6 2 पंजे 10, आप कह सकते हो 50/3% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हालांकि ये 16 सही 2/3 ही होगा, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं है 50/3 है, दैट डजंट मीन एनीमोर, है ना। चलिए अगले सवाल पे चलें। ये सवाल बताइए मुझे ही होगा, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं है 50/3 है, दैट डजंट मीन एनीमोर, है ना। अगले सवाल पे चलें। ये सवाल बताइए मुझे। यार इतनी एनर्जी, वाह मजा आ गया तुम लोगों की एनर्जी देख के हैं। चलो देखते हैं। यदि हानि 20% हो, हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा करूं कि क्रय मूल्य मिल जाए। अब ये सवाल है, ये वन लाइनर है, लेकिन ये घुमा देगा, थोड़ा सा घुमा देगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है, आप रटने की तरफ ज्यादा उतावले हो, तो ये कॉन्सेप्ट, ये सवाल घुमा देगा आपको। आप अगर सीखने की तरफ हो तो ये सवाल कुछ भी नहीं है आपके लिए। चलो उसने कहा यदि हानि 20% हो, हानि 20% है, हमें उसने नहीं कहा क्रय पर है विक्रय पर है। अगर ऐसा कुछ ना बोले ना तो हानि उसी पर मानते हैं जिस पर होती है। किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। तो हम मान के चलेंगे कि 20% हानि बोल रहा है ना, तो क्रय मूल्य पर ही है, जब तक कि वो स्पेशल ना बोले कि विक्रय पर हानि है, तब तक हम नहीं मानेंगे। जैसे पिछले सवाल में उसने बोला विक्रय मूल्य पर हानि, तो हमने माना। उसने नहीं कहा तो हम भैया उसी पर मानेंगे जिस पर हानि और लाभ मिलते हैं। अगर उसने कहा है ना कि हानि 20% है, तो ये 20% की हानि किस पर होगी, कॉस्ट प्राइस पर होगी। अब देखो मुझे एक बात बताओ, 20% की हानि का मतलब क्या होता है बच्चे, कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। अगर 100 है तो 20 का नुकसान हो गया, भाई 20 का लॉस हो गया ना, तो कितने में बेचा होगा, 80 में। अनुपात बता दो, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। ये आपका क्रय मूल्य है 5 और विक्रय मूल्य कितना है 4। अब सवाल आपसे एक स्पेशल सी बात पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा कर दूं कि मुझे क्रय मूल्य मिल जाए। यानी कि मैं इस 4 को मैं कौन से भिन्न ऑप्शन में से कौन से भिन्न से गुणा कर दूं कि मुझे 5 मिल जाए। ने यही तो कहा ना कि विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा कर दें कि क्रय मूल्य मिल जाए। बच्चे विक्रय मूल्य तो मेरा 4 है, अब इस 4 को आप किससे गुणा करो इन ऑप्शन में से कि 5 मिल जाए। आप उठाकर देखो, अगर आप 4/5 से गुणा करते हो तो क्या कभी 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आप इस 4 को 8/5 से गुणा करते हो तो क्या कभी आपको 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये भी हटा दो। अगर आप इस 4 को 5/4 से गुणा करते हो सी से, तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 मिल जाएगा, जो कि मेरा क्रय मूल्य है। यानी कि मेरा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ने यही तो कहा कि विक्रय को किस भिन्न से गुणा कर दूं कि क्रय मिल जाए। सबसे पहले उसने कहा 20% की हानि, तो मैंने कहा 20% की हानि है तो 100 में खरीदा होगा, 20 का नुकसान करके 80 में बेचा होगा। मैंने रेशियो बना लिया 5 और 4 का। फिर मैं करता हूं विक्रय मूल्य को गुणा किस भिन्न से, 4 ऑप्शन में से ही कोई होगा। मैं ऑप्शन उठा उठा के करता हूं, तो मेरा आंसर मुझे मिलेगा 5/4। गुणा करने पर मुझे 5 मिल जाएगा, जो कि क्रय मूल्य है, और यही मेरा आंसर होगा, है ना। चलो अब ये देख लो बच्चे, इस तरह के सवाल देखते हैं एक बार। ये मैंने परसेंटेज में भी हालांकि पढ़ाया है आपको इस तरह का सवाल, लेकिन प्रॉफिट लॉस में बनता है तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं क्या है सवाल में। बिना ऑप्शन के कर लो भैया। वो आपसे कहना चाहता है कि मैं विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा करूं कि क्रय मिल जाए। विक्रय मूल्य है मेरा 4, किस भिन्न से गुणा करूं, मुझे नहीं पता कौन सा भिन्न है, मैंने ए मान लिया कि मुझे क्या मिल जाए, मुझे क्रय मूल्य मिल जाए। क्रय मूल्य है 5। वो यही तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य को किस भिन्न से, तो 4 को मैंने ए से गुणा कर दिया कि मुझे 5 मिल जाए, तो यहां से ए का मान उस भिन्न का मान कितना हो जाएगा, 5/4। ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है। इस सवाल को देखते हैं। रवि एक कुर्सी मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है और मोहन इसे गोविंद को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि गोविंद इसके 1320 रुपए भुगतान करे
तो रवि के लिए क्रिय मूल्य क्या होगा। अब ये कंटिन्यूड सेलिंग है, मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था, ए का मान बी से इतना ज्यादा है, बी का मान सी से, बी का मान सी से, सी का मान डी से, तो वही है ये, है ना। चलो देखते हैं भाई, रवि एक कुर्सी मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है, मोहन इस गोविंद को 20% के लाभ पर बेचता है, और गोविंद यदि इसका 1320 रुपए भुगतान करे ना, तो रवि के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब 3-4% दे दिए, क्या करें इसमें। आप सबसे पहले काम करो कि जो ये 10% है ना, जितने भी परसेंट आपको दिए हैं, जितने भी परसेंट दिए हैं, सबके फ्रैक्शन, सबके भिन्न बताओ। परसेंट में सिखाया था ये चीज आपको। आपसे मैं पूछता हूं 10% का जो फ्रैक्शन होता है, जो भिन्न होता है बच्चे, वो कितना होता है। आप कहेंगे सर 1/10 होता है, ये परसेंट में सीखा है, ये परसेंट में सीखा है। फिर मैं आपसे पूछता हूं तो बता दो 20% का फ्रैक्शन, 20% का भिन्न कितना होगा। आप कहेंगे सर ये 1/5 होता है। ये सारी की सारी चीजें ना परसेंट में सीखी सीखी सी लग रही है भाई, वही तो है। मैं कह रहा हूं पूरा प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ही चैप्टर है, बस आपको थोड़ा सा समझने का फेर है। आप देखो, कुर्सी रवि ने एक कुर्सी मोहन को 10% के लाभ पर बेची है। 10% का लाभ का मतलब है कि अगर वो कुर्सी 10 रुपए की थी तो बच्चे उस पर 1 रुपए का लाभ हो गया, तो कितने में बेची होगी, 11 में। भाई 10 रुपए की कुर्सी थी, 1 रुपए का लाभ, तो 11 में बेची है ना। अब उसने क्या कहा कि मोहन ने गोविंद को 20% के लाभ पर बेची है, 20% का लाभ, यानी कि 5 अगर उसका मूल्य है तो 1 रुपए का लाभ यहां कमा लिया, तो कितने में बेचा है, 6 में। कितने में, 6 में। आप इन दोनों को गुणा कर दो, 10 गुणा 5 कितना होता है, 50, 11 गुणा 6 होता है 66। जो इधर वाला मूल्य आता है ना, जो इधर वाला मूल्य है बच्चे, सबसे पहले व्यक्ति का क्रिय मूल्य है, सबसे पहले वाले का क्रिय मूल्य, पहले वाले का क्रिय मूल्य, पहले वाले का क्रिय मूल्य, पहले वाले का कॉस्ट प्राइस, और जो इधर आता है सबसे लास्ट वाले का, लास्ट वाले का कॉस्ट प्राइस। अब आप एक बार सवाल को फिर से पढ़ते हैं। चलो, उसने कहा रवि एक कुर्सी मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है, तो भाई 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 की चीज को 1 रुपए का लाभ तो 11 में बेचेगा। फिर मोहन ने गोविंद को 20% का लाभ, लाभ कमा रहा है मोहन भी, तो 5 रुपए की चीज को 1 रुपए का लाभ यानी कि 6 में बेचेगा। दोनों को गुणा किया 50, दोनों को गुणा किया 66। जो इधर 50 आया ये सबसे पहले वाले व्यक्ति का कॉस्ट प्राइस है, सबसे पहले वाले का। जो इधर 66 आया है ये सबसे लास्ट वाले का कॉस्ट प्राइस है, जो सबसे लास्ट में है। अब देखो, उसने कहा गोविंद इसके 1320 देता है, तो सबसे लास्ट वाला गोविंद है, सबसे लास्ट वाला, क्योंकि सबसे पहले वाला तो रवि है। तो गोविंद इसके 1320 रुपए देता है, तो बच्चे 66 का मान कितना है, 1320। एक यूनिट का मान कितना होगा, 1320/66, है ना। ये पूरा कितनी बार कटेगा, 2, और 0 ऐसे ही आ जाएगा। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, एक यूनिट का मान आ गया 20। तो भाई उसने पूछा है रवि का क्रिय मूल्य, सबसे पहले वाले का, सबसे पहले 50 यूनिट, और 50 गुणा 20 कितना होता है, 1000। तो रवि का क्रिय मूल्य कितना हो गया, रवि का क्रिय मूल्य हो जाएगा 1000 रुपए। मूल्य कितना हो गया, रवि का क्रिय मूल्य हो जाएगा 1000 रुपए, 1000। इन सपोज एनी केस आपसे पूछे मोहन का क्रिय मूल्य, बच्चे देखो गोविंद का दिया हुआ था सबसे लास्ट वाले का, मैंने गोविंद का 66 का मान 1320 माना, और मैंने रवि का निकाल दिया 1000। लेकिन सवाल में आपसे पूछे कि मोहन का बताओ क्या होगा, मोहन का पूछ सकता है ना भाई, भाई रवि का निकाल दिया, गोविंद का दिया हुआ था, अब मोहन बचा, मोहन का क्रिय मूल्य भी निकालो। अगर मोहन का पूछे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रवि का निकालना है। रवि का कितना आ गया, 1000, 1000 आ गया ना, रवि का क्रिय मूल्य 1000 है। अब पहली लाइन को पढ़ो, रवि ने मोहन को 10% के लाभ पर वो वस्तु बेची है, यानी कि रवि का अगर 1000 क्रिय मूल्य है तो उसने मोहन को 10% के लाभ पर वो चीज बेची है। 10% का लाभ क्या होता है, 110% में बेचना, है ना भाई। कोई वस्तु अगर 10% के लाभ पर बेची जाए तो वो 110% में नहीं बेची जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 और 1 और 2, 1100। ये किसका आ जाएगा, ये मोहन का कॉस्ट प्राइस होगा। किसका बच्चे, मोहन का कॉस्ट प्राइस। पहले आपको रवि का निकालना है 1000, और फिर आप पहली लाइन पढ़ेंगे, मोहन को 10% के लाभ पर, यानी कि 110% में बेचेगा। तो 1000 का 110% यानी कि मोहन को वो 1100 रुपए में बेचेगा। कितने में, 1100 में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल का आंसर बताएंगे बच्चे जल्दी से, मुझे आंसर पता चलना चाहिए, क्योंकि मैंने फ्रैक्शन को थोड़ा सा बदला है, थोड़ा सा बदला बदला है, ठीक है। चलो देखते हैं। उसने कहा पी क्यू को एक वस्तु 5% की हानि पर बेचता है। पी जो है वो क्यू को, है ना, पी सेल्स एन आर्टिकल टू क्यू एट 5% लॉस, क्यू सेल्स इट दैट टू आर 20% लॉस, आर पेज टू इट 1/2 फॉर द आर्टिकल, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस फॉर पी।
सेम सवाल है, सेम तरीका आपने लगाना है। सबसे पहले क्या करना है, पी क्यू को 5% की हानि पर बेचता है, क्यू आर को 20% की हानि पर, और आर अगर उस वस्तु के लिए 2812 रुपए अदा करता है तो पी के लिए क्या कॉस्ट प्राइस होगा। सबसे पहले वही कि आपको जितने भी परसेंटेज दिए हुए हैं सबका फ्रैक्शन, सबका भिन्न बता दो क्या होगा। भाई अगर 5% की बात करें बच्चे, अगर 5% की बात करें तो इसका फ्रैक्शन होता है 5/100, है ना भाई, परसेंट को हटाया बटे 100 यानी कि 1/20 होता है। कितना, 1/20। बात करें अगर 20%, ये तो आपको डायरेक्ट याद होगा टेबल से, नहीं है तो बच्चे कर लो, 20/100 यानी कि 1/5। आपने सारे परसेंट को भिन्न में बदला। सबसे पहले आराम से यही करना है, फिर आप सवाल को फिर से पढ़ोगे। उसने कहा पी क्यू को 5% की हानि। देखो बच्चा सैनिक, यहां पर वो लॉस में बेच रहा है, हानि में बेच रहा है, लॉस हो रहा है उसे, 5% का हानि हो रहा है उसे, तो यानी कि 20 में अगर उसने खरीदा है तो 1 का नुकसान कर लिया। प्यारे भाई क्या उसने 19 में बेचा होगा? अगर उसने 20 में खरीदा, 1 का नुकसान कर लिया, तो क्या उसने 19 में बेचा होगा? और क्यू ने आर को 20% की हानि, यहां भी 20%, यानी कि अगर इसने 5 में खरीदा है तो 1 का नुकसान कर लिया, इसने 4 में बेचा होगा, इसने 4 में बेचा होगा। बच्चे आप इन दोनों को गुणा करो, ये कितना होगा, 20×5 100, और ये कितना होगा, 19 चौके 76, यानी कि इधर जो आया है 100, ये सबसे पहले वाले व्यक्ति का क्रिय मूल्य है, यानी कि पी का कॉस्ट प्राइस है। और इधर जो आया है 76, सबसे लास्ट वाले का क्रिय मूल्य। सबसे लास्ट में कौन है, आर है, पी क्यू आर है ना, तो सबसे लास्ट में आर है। और कह रहा है आर ने उसके लिए 2812 रुपए पे किए हैं, तो क्या यहां पर 76 यूनिट का मान जो होगा वो 2812 नहीं हो जाएगा? तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 2812/76, तो 19 चौके 76, 19 एकम 19, 8 और 1 9, 19 चौके 76, 19 अट्ठे 152, 4 से जाएगा 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 1 यूनिट का मान आया 37 आया। उसने कहा पी का क्रिय मूल्य, पी का क्रिय मूल्य तो बच्चे सबसे पहले वाला होगा, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, 100 गुणा 37, यानी कि 3700 रुपए पी का क्रिय मूल्य होगा। आपसे अगर पूछने लगे कि भाई क्यू का क्रिय मूल्य क्या होगा, क्यू को कितने में उसने बेचा है, तो पी का मूल्य है 3700, निकाला, और उसने क्यू को 5% की हानि पर बेचा है, तो इसका 95% निकाल दो। भाई 5% की हानि का बच्चे क्या मतलब होता है, 95% में बेचा। और जो यहां पर आएगा ये क्या आएगा, क्यू का कॉस्ट प्राइस, क्यू का क्रिय मूल्य आ जाएगा आपका, है ना। ये पी का हो गया और ये आपका आर का आपको दिया हुआ है 2812। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। सभी का आंसर आया 3700, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, देखेंगे एक बार सवाल को। चलो देखिए भाई, उसने कहा एक बिक्री योग्य वस्तु क्रम से 3 विक्रेताओं के हाथों से जाती है, प्रत्येक विक्रेता पर 25% का लाभ कमाते हुए आगे बेच देता है। प्रत्येक विक्रेता 25% का लाभ कमाते हुए आगे बेच देता है। यदि अंतिम विक्रेता ने वस्तु को 250 रुपए में बेचा तो पहले विक्रेता का क्रिय मूल्य क्या होगा, पहले विक्रेता का क्रिय मूल्य क्या होगा। A saleable article passes successively in the hand of 3 traders, 3 बार 3 ट्रेडर के हाथों से निकलता है। Each trader sold it further at a gain of 25% of the cost price. If the last trader sold it for ₹250, then what was the cost price of the first trader? वही करना है आपको जो आपको बताया गया है कि सबसे पहला काम कि जो परसेंटेज दिया हुआ है इसको फ्रैक्शन में बदलो, बच्चा इसको भिन्न में बदलो। पिछले 2 सवालों से मैं यही बताता आ रहा हूं कि जितने भी परसेंट आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं सबको सबसे पहले आप फ्रैक्शन में बदलो। आपको दिखा कि 25%, बच्चे 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/4। ये परसेंटेज में आपको सिखाया है, नहीं पता तो 25/100 कर लो, 25 एकम 25, 25 चौके 100। सबसे पहला काम यही करना है। दूसरे नंबर का काम मैंने बताया कि आप देखो कितनी बार उसने किया है। देखो उसने कहा 3 विक्रेताओं के हाथ से निकला है भाई, 3 विक्रेताओं के हाथ से, और हर बार उन्होंने क्लेम किया है 25% का लाभ, हर बार उन्होंने 25% का लाभ को कहा है। 3 विक्रेता है, मैं हूं, आप है और ये है तीसरे। मैंने कहा मैंने आपको बेचा 25% के लाभ पर, आपने इसको चिपका दिया 25% के लाभ पर, और इसने भी किसी चौथे को चिपका दिया 25% के लाभ पर। तो वही वस्तु मेरे हाथों से आपके पास गई, आपके हाथों से इसके पास गई और इसके पास से आगे निकल गई। तो 3 विक्रेता हो गए ना, 1 2 और 3।
तीन विक्रेता हो गए और उसने वही बोला है कि तीन विक्रेताओं के हाथ से गई है और हर एक ने 25% का लाभ कमाया है। तो सोचो, जब मैं आपको बेच रहा हूं तो मैं 25% का लाभ कमाऊंगा, है ना। 25% का लाभ का मतलब है कि 4 की वस्तु पर 1 रुपए का लाभ, तो 5 में बेचूंगा। अब आपके पास पहुंच गई, आप इसे बेच रहे हो, आप भी कितने परसेंट का लाभ कमा रहे हो? 25% का, क्योंकि प्रत्येक विक्रेता 25% का लाभ कमा रहा है। तो आप भी 4 से 5 कर दोगे भैया। पहुंच गई इसके पास, तीसरे सोनू के पास पहुंच गई। सोनू क्या करेगा? सोनू भी 25% के लाभ पर बेच देगा आगे, सोनू भी बेच देगा, है ना। तो सोनू भी 4 से 5, यस, और गुणा कर देंगे तीनों को। 4 चौक 16 चौके 64 और 5 पूरे 25 पंजे 125। कितना है? 125, है ना। ये सबसे लास्ट वाले का कॉस्ट प्राइस। तीसरे जिसको सोनू ने बेचा है, जिसको सोनू ने बेचा है उसका कॉस्ट प्राइस है ये 250 रुपया। ये सोनू का कॉस्ट प्राइस है, जिसको सोनू ने बेचा, जिसको सोनू ने बेचा है भाई, अंतिम विक्रेता ने 250 में बेचा है ना, तो जिसको बेचा है उसका कॉस्ट प्राइस है। तो 125 यूनिट का मान कितना होगा? 250। तो एक यूनिट का मान कितना होगा भाई? 250 बटे 125, कितना आ जाएगा? 2। एक यूनिट का मान है 2, तो 64 यूनिट का मान कितना होगा? 64 गुणा 2 यानी कि 128। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 128। उसने यही तो कहा कि पहले वाले का क्रिया मूल्य। अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अगर हमारा कंटिन्यूड वाला हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम होगा जितने भी परसेंट है ना सबको फ्रैक्शन में बदलेंगे, पहला काम। फिर अगर लाभ कह रहा है तो 4 से 5, अगर हानि कह रहा है तो उतने को घटा देंगे और फिर गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सभी का आंसर 128 है। बहुत अच्छे। ये सवाल देखिए एक बार, ये अच्छा सवाल है। थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज को बढ़ाया है, थोड़ा सा लैंग्वेज को बढ़ाया है। देखना, उसने कहा कि ए एक वस्तु को 40% की हानि पर बी को बेचता है, बी उसे 20% के लाभ पर सी को, सी उसे 25% के लाभ पर डी को बेचता है। यदि डी ने उसे 2160 में खरीदा हो तो भाई ए उस वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 16% का लाभ हो। ये सवाल है दमदार, ये सवाल है दमदार। अब यहां पर आप देखो कि उसने कहा क्या है सवाल में, उसने कहा क्या है सवाल में, ये चीज देखो। जितने भी परसेंट हैं, मैं पिछले 4 सवालों से एक सिंपल ही बात आपको बताता आ रहा हूं बच्चा, जितने भी परसेंट है सबसे पहले सबको फ्रैक्शन में बदलो, सबको भिन्न में बदलो। उसके बाद आपको क्या करना है? अगर उसने कहा हानि तो हानि करवा दो, अगर उसने कहा 20% का लाभ तो लाभ करवा दो, अगर उसने कहा 25% का लाभ तो लाभ करवा दो। मैं कह रहा हूं इस तरह के सवाल एसएससी जीडी 2021 में भर भर के आए हैं। अगर ना विश्वास हो रहा हो ना तो बुक उठाकर देख लो, बुक आपके पास रखी होगी जो हमारी बुक है वो, उसमें प्रीवियस ईयर बिल्कुल चैप्टर वाइज बांटे हुए हैं, उठाकर देख लो। परसेंटेज चैप्टर में इस तरह के सवाल भर भर के आपके पास होंगे जो मैं पिछले 4-5 सवालों से करा रहा हूं। तो इस पर्पस से इस तरह का सवाल इंपोर्टेंट बन जाता है ना। तो सवाल को देखेंगे, सबसे पहले क्या करना है? 40%, जितने भी परसेंट है ना सबके फ्रैक्शन बना लो बच्चे। 40% का होता है 2/5, 40/100 कर लो, परसेंट को हटाकर फिर काट के कर लो, 2/5 आएगा। 20% है, 20% का जो फ्रैक्शन है वो कितना होता है? 1/5। फिर 25% है, 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/4 होता है। ये आपने फ्रैक्शन लिखे। अब फ्रैक्शन लिखने के बाद मैं एक बार सवाल को फिर से पढ़ना शुरू करता हूं। उसने कहा कि ए एक वस्तु को 40% की हानि, बच्चे यहां पर लॉस हुआ है, यहां पर हानि हुई है, तो आप खुद से ट्राई करेंगे। क्या 5 रुपए की कोई चीज है उस पर 2 रुपए का नुकसान कर लिया, भाई हानि हुई है ना, तो 2 रुपए का नुकसान होगा। मुझसे पहले आंसर आ गए, चलो कोई बात नहीं भाई। 40% की हानि का मतलब है 5 रुपए की अगर कोई चीज है उस पर 2 रुपए का नुकसान है, तो क्या उसे 3 रुपए में बेचा होगा कि नहीं? 3 में बेचा होगा भाई। 5 की खरीद कर लाए, 2 रुपए का नुकसान कर लिया, तो बच्चा क्या 3 रुपए में बेचा होगा? यस सर। अब हुई बात बी की, बी उसे 20% के लाभ पर, देखो बी को प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 5 रुपए की चीज है और 1 रुपए का लाभ कर लिया तो 6 में बेचेगा बी। बी का केस खत्म। अब आ जाओ सी पे, सी उसे 25% के लाभ पर, सी का जो परसेंट है वो ये रहा और लाभ कह रहा है, तो 4 से बढ़ाकर कितना कर दो? 1 का लाभ यानी कि 5 कर दो। बस 3% दिए हुए थे, तीनों के फ्रैक्शन मैंने बना लिए। यही आपने करना है। अब एक नई चीज आपको बताता हूं, सामने देखो, नई चीज बताता हूं। अब तक आप क्या करते थे? इनको गुणा करोगे और इनको गुणा करोगे फिर लिखोगे यहां पर। अब थोड़ी सी आपकी जो मेहनत है ना वो थोड़ी सी कम करता हूं मैं, थोड़ी सी कम कैलकुलेशन करता हूं। सामने देखो, याद रखना जो इधर की चीजें होंगी ना वो इधर से अगर कट रही होंगी, मान लो 5 इन तीनों में से किसी एक से कट रहा होगा, तो मैं गुणा करने से पहले यही काट दूंगा।
अगर 5 ये वाला कहीं कट रहा होगा, ये 4 का कोई पार्ट अगर कट रहा होगा तो मैं यहीं पर काट लूंगा पहले, गुणा करने से पहले। जैसे मुझे दिखा कि भाई ये 5 है, ये आमने सामने, ये वाला 5 ना कहीं मिल जाओ सामने वाले पार्टी में, सामने वाली पार्टी में कहीं भी मिल जाओ ना, नेस्त तो नाबूद कर देगा सामने वाले को। ये 5 है सामने वाले की पार्टी में, यहां पर मिल गया, उड़ा दो, उड़ा दो, यहीं पर उड़ा दो, सामने वाले की पार्टी में कहीं भी मिल जाए। अब मैंने देखा इस वाला 5 कहीं नहीं मिला, हटा दो। ये 4 है, देखो इसको ऐसे मैं लिख दूं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ऐसे आप कर सकते हो। अब क्या बचा, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, देखो आप अब ऐसे कर सकते हो 10 से 9। ये जो 10 होगा ये सबसे पहले वाले व्यक्ति का कॉस्ट प्राइस होगा, सबसे पहले वाले का। और जो इधर 9 आएगा ना, ये सबसे लास्ट वाले का, और सबसे लास्ट वाला तो डी है। डी ने तो उसे 2160 में खरीदा है ना। तो बच्चे 9 यूनिट का मान कितना होगा, 2160। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 2160 बटे 9। तो कितना हो जाएगा भाई, 9 दूनी 18 और 9 चौके 36। 1 यूनिट का मान आ गया 240। कितना है, 240। तो मुझे बताओ सबसे पहले वाले बंदे ने कितने में खरीदा होगा, 10 गुणा 240 यानी कि 2400 रुपए में। आपको वो ये नहीं पूछ रहा, अगर आप 2400 कह रहे हो तो आप गलत कह रहे हो बच्चे, लेकिन 2400 तो ऑप्शन में कोई कह ही नहीं रहा कमेंट बॉक्स में। उसने कहा यदि ए उस वस्तु को कितने में बेचे कि बच्चा उसे 16% का लाभ हो जाए, 16% का लाभ हो जाए। अब ए का क्रिय मूल्य आपने निकाला 2400 रुपए, सामने देखो ए का जो क्रिय मूल्य है वो आपने निकाला है 2400 रुपए। अब सवाल आपसे कह रहा है कि ए कितने में बेचे कि उसे 16% का लाभ हो जाए। भैया 2400 रुपए ए का क्रिय मूल्य आ गया, और 16% का लाभ अगर उसे करना है तो क्या वो 116% में नहीं बेचेगा? क्या वो उस वस्तु को अगर उसे 16% का लाभ कमाना है तो क्या वो 116 में नहीं बेचेगा? हाँ सर बेचेगा। तो यहां पर एक काम कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 24 गुणा 116, 24 गुणा 116 भाई, 24 छिक्के 144 हासिल के 14, 24 एकम 24, 24 और 14 कितना होता है आपका 38 हासिल का 3, 24 एकम 24 और 3 27, कितना आ गया 2784। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब। आपने सबसे पहले क्या किया, जितने भी परसेंट दिए हुए थे 40 20 और 25, ये 16 तो अलग था, ये तो उसने पूछा है बाद में, 40 20 और 25 तो आपने सबके फ्रैक्शन बना लिए। फिर उसने कहा 40% की हानि, मैंने 5 से 3 कर दिया। उसने कहा 20% का लाभ, तो बच्चे मैंने 5 से 6 कर दिया। उसने कहा 25% का लाभ, तो मैंने 4 से 5 कर दिया। फिर मैंने कहा इधर की कोई पार्टी इधर से कट रही होगी तो मैं पार्टी को पार्टी से काट दूंगा। ये 4 था, ये 6 था, तो 2 दूनी 4 2 तिया 6, अब 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। इधर जो आया है सबसे पहले वाले का क्रिय मूल्य, इधर जो आया है सबसे लास्ट वाले का, उसने सबसे लास्ट वाले का दिया हुआ था 2160, तो 9 यूनिट का मान 2160, एक का मान 240। तो बच्चे उसने कहा ए कितने मूल्य पर बेचे कि 16% का लाभ हो। पहले तो ए का क्रिय मूल्य निकालो, 2400 आ गया। अगर 16% का लाभ है तो 116% में बेचेगा, 116%। तो 2400 गुणा 116 बटे 100 यानी कि 2784, बिल्कुल सही जवाब। ये लेवल एसएससी जीडी का है बच्चे। आपको अगर मैं बताऊं ये प्योर लेवल है, प्योर लेवल है एसएससी जीडी का, प्योर लेवल है एसएससी जीडी का। इतना तो आपने पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं। इतना अगर आपको लग रहा है आसान है तो आप बहुत अच्छे ट्रैक पर हो, ठीक है। चलो अब एक नई चीज सीखते हैं, एक नई चीज सीखते हैं, एक नया टाइप सीखते हैं। क्या है वो तरीका, देखिए तरीका क्या है, नई चीज सीखते हैं, नया चीज, नया बहुत बढ़िया चीज सिखाऊंगा। भाई मैंने कहा आपसे कि किसी वस्तु को ना, किसी वस्तु को 2500 रुपए में बेचा गया है, 2500 रुपए में बेचा गया है, और उसको बेचने पर जो प्रॉफिट है ना, जो लॉस प्रॉफिट लाभ हुआ है वो 500 रुपए का लाभ हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं खरीद कर कितने में लाए हो? आप कहेंगे सर जी ये तो बड़ा आसान है, ये क्या बात हुई? आप खुद सोचो, मुझे बताओ किसी वस्तु को 2500 रुपए में बेचा गया, 2500 में बेचा गया, और प्रॉफिट हो गया 500 रुपए का, है ना। गुणा करने पर नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा गुणा करने पर? भाई मेरा सवाल आपसे है, किसी वस्तु को 2500 रुपए में बेचा गया, 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, खरीद कर कितने में लाए होगे? सर 2000 में खरीद कर लाए होगे, है ना, तभी तो 2500 में बेचने पर 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। दूसरी बात, मेरी बात सुनना, अभी 2 3 चीज सिखाऊंगा और फिर वहीं ले जाऊंगा जो आपको सिखाना चाह रहा हूं। मैंने कहा किसी वस्तु को ना, किसी वस्तु को बेचा गया है, किसी वस्तु को बेचा गया है 1800 रुपए में, 1800 रुपए में बेचने पर उसको हानि हुई है बच्चे 300 रुपए की, 300 रुपए की हानि हुई है। कितने में खरीद कर लाए थे?
कितने में खरीद कर लाए थे, खुद मुझे सोचकर बताओ कि अगर आपने किसी वस्तु को 1800 में बेचा और आपको 300 रुपए की हानि हो गई, यानी कि सर मैं 1500 में खरीद कर लाया था ना। भाई अगर आप 1800 में बेचते हो और आप कह रहे हो सर 1500 में खरीद कर लाया था, क्या आप कभी 1800 में बेचने पर हानि होगी आपको? नहीं। आप खुद सोचो कि आपने 1800 में खरीद बेचा और 300 का नुकसान कर लिया, तो भाई क्या आप उसे 2100 में खरीद कर लाए थे? अब यहां से हम एक चीज सीखे, देखना बच्चे, यहां से हम एक चीज सीखे, मैं यहीं पर फिर से वापस आता हूं। मैंने कहा किसी वस्तु को 2500 रुपए में बेचने पर 500 रुपए का लाभ हुआ तो खरीद कर लाया था 2000 में। यानी कि जब भी बात आती है लाभ की, जब भी बात आती है लाभ की, अगर मुझे किरीय मूल्य चाहिए तो मैं क्या करता हूं बच्चे, मैं सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा देता हूं। ये बात क्लियर हुई? अगर मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए और लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो मैं सेलिंग प्राइस विक्रय में से ये 500 रुपए का प्रॉफिट हटा दूंगा, 500 रुपए का जो लाभ है ना ये माइनस कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा किरीय मूल्य। वही तो किया मैंने, 2500 में से 500 घटा दिया जब लाभ हुआ। और जब हानि हुई, यहां पर देखो कि 1800 में बेचने पर 300 रुपए की हानि हुई तो खरीद कर लाया 2100 में। यानी कि अगर मुझे हानि के केस में किरीय मूल्य चाहिए तो भाई मैं सेलिंग प्राइस में इस हानि को जोड़ देता हूं, इस हानि को जोड़ देता हूं तो मुझे किरीय मूल्य मिल जाता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर आपको होने जरूरी है। हालांकि ये वही कॉन्सेप्ट है कि लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो यहां से सीपी कितना हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। वही है, समझा मैं दूसरे तरीके से रहा हूं आपको कि अगर 2500 में बेचने पर 500 का लाभ, तो अगर 2500 में से लाभ आप हटा देते हो तो आपको किरीय मूल्य मिल जाएगा, खरीदने वाले में से लाभ घटा दो। अगर आपको हानि होती है तो बेचने वाले में से आपने हानि जोड़ दी तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया, तो आपको किरीय मूल्य मिल गया है। ठीक है, गुड। अब सवाल की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। जैसे ये सवाल है, एक बार देखो, यहां पर सवाल को देखेंगे एक बार। सवाल है क्या, एक वस्तु को 13,400 में, एक वस्तु को 13,400 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ समान वस्तु को 11,600 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो 14,750 में बेचने पर लाभ क्या होगा? सबसे पहले तो किरीय मूल्य पता होना चाहिए कि कितने में वो खरीद कर लाया था, तभी तो मैं बताऊंगा कि 14,750 में बेचने पर कितने का फायदा कर लिया। पहले तो ये पता होना चाहिए मुझे कि वो खरीद कर कितने में लाया था, फिर तभी तो बताऊंगा कि 14,750 में बेचने पर क्या लाभ हुआ। पहले टारगेट है खरीद कर कितने में लाया था। पहले इसको मैं बेसिक से बताऊंगा, फिर इसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक, पहले बेसिक देखो बच्चे। उसने कहा एक वस्तु को 13,400 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उसे 11,600 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, पहले उसने कितने में बेचा है, 13,400 में, है ना। पहले 13,400 में बेचा है, फिर उसने दूसरे टाइम कितने में बेचा है, 11,600 में। कॉस्ट प्राइस कहीं सेंटर में रख लो, कहीं सेंटर में किरीय मूल्य रख लो। जब वो, अब सामने देखो कि जब वो 13,400 में बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है बच्चे, उसे प्रॉफिट हो रहा है। जब वो 13,400 में बेचेगा तो क्या उसे प्रॉफिट होगा? ऐसा उसने ही तो कहा भाई, उसने कहा 13,400 में बेचने पर होने वाला लाभ। तो क्या जब वो 13,400 में बेच रहा था तो क्या उसे लाभ हुआ? तो इधर जब वो जाएगा किरीय मूल्य से तो उसको प्रॉफिट होगा, उसे लाभ होगा। और जब उसने 11,600 में बेचा है तो भैया उसे हानि हुई है। सामने देखो कि जब उसने 11,600 में बेचा तो उसे हानि हुई है। तो जब वो किरीय मूल्य से इधर की तरफ जाएगा तो बच्चे उसे लॉस होगा। भाई जब 13,400 की तरफ जाएगा तो प्रॉफिट होगा, और जब 11,600 की तरफ जाएगा तो उसे लॉस होगा। अब आपको जो मैंने सिखाया कि अगर मैं प्रॉफिट को घटा दूं विक्रय मूल्य में से तो क्या मुझे किरीय मूल्य मिलेगा? अगर मैं सेलिंग प्राइस में विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दूं तो भी क्या मुझे किरीय मिलेगा? यहां पर लगाओ। अगर मैं इस 13,400 में उसने बेचा है ना, ये सेलिंग प्राइस है ना उसका, ये भी सेलिंग प्राइस है ना उसका। अगर मैं इस 13,400 में से इस लाभ को घटा दूं, जो कि मैंने पिछले सवाल में किया था, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाया था। अगर मैं इस 11,600 में इस हानि को जोड़ दूं, जो कि मैंने पिछली बार किया था, सेलिंग प्राइस में हानि को जोड़ा था, तो क्या दोनों केस में मुझे किरीय मूल्य मिलेगा? ये भी किरीय मूल्य, ये भी किरीय मूल्य, दोनों को बराबर कर दो। भाई ये भी तो किरीय मूल्य मिला है मुझे। मैंने क्या किया, मैंने इसमें से प्रॉफिट को घटाया, मैंने इसमें लॉस को जोड़ा, तो ये भी किरीय मूल्य मिला दोनों केस में, और दोनों किरीय मूल्य को मैंने बराबर कर दिया। लेकिन उसने एक बात और कही है, उसने एक बात और कही है कि जो लाभ हो रहा है ना वो हानि के बराबर है।
जो लाभ हो रहा है बच्चे वो हानि के बराबर है। यहां से वो कहना चाहता है प्रॉफिट जो है ना वो लॉस के बराबर है, प्रॉफिट बराबर लॉस। तो आप ऐसा कह सकते हो इसको लिखने से पहले कि जितना प्रॉफिट हुआ है उतना लॉस। अगर मैं कहूं ए रुपए का प्रॉफिट तो ए रुपए का ही लॉस हो गया। दोनों को बराबर संख्या मान लो आप, दोनों को बराबर। तो क्या होगा, आप कहेंगे 13,400, इसमें से ए घटाएंगे, बराबर लॉस को जोड़ते हैं 11,600 और प्लस का लॉस ए जोड़ दिया। ये ए उधर जाएगा तो 2a बराबर ये इधर आके घटेगा तो 13,400 माइनस 11,600। तो भाई 0 0 में से 0 0 गए, 14 में से 6 गए 8 और 12 में से 1 गए 11। एक सेकेंड, क्या करना था मुझे, ये माइनस करना है 11,600। तो 0 0 और 14 में से 6 गए 8, ठीक है, और 12 में से 11 गए 1। तो यहां पर कितना आ गया 1800। 2a बराबर 1800, तो a का मान कितना आ गया 900। भाई 2 से कट जाएगा ना 900 बार। a का मान आ गया आपके पास 900। अब आपको निकालना है क्रिया मूल्य। मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, देखना, पहले बेसिक देख लो। a का मान क्रिया मूल्य अगर मुझे निकालना हो, अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो बच्चे a का मान मैं यहां पर रख दूंगा। तो क्रिया मूल्य क्या होगा, क्रिया मूल्य होगा 13,400 और उसमें से ये 900 घटा दो, कितना आएगा भाई, 0 में से 0 गया 0 0, 14 में से 9 गए 5 और यहां 12 बच गया। यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया बच्चे, 12,500। इतना सब कुछ आपने किया कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, इतना सब कुछ आपने किया कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। मैं आपको एक बात बताऊंगा और आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैंने बेसिक बताया, मैंने कहा कि जब उसने 13,400 में बेचा, जब उसने 11,600 में बेचा तो मैंने प्रॉफिट को घटाया क्रिया मूल्य, मैंने लॉस को जोड़ा तो क्रिया मूल्य ए का मान आया 900, मैंने ए को यहां पे रखा तो 12,500 क्रिया मूल्य आया। उसने कहा जब वो 14,750 में बेचे तो लाभ कितना होगा। बच्चे एक चीज आप देखो कि उसने 12,500 में खरीदा और उसने 14,750 में बेचा तो लाभ कितना हुआ। आप 14,750 में से ये 12,500 घटा दो, कितना आ जाएगा, 0 5 7 में से 5 गए 2, 2,250 रुपए का लाभ आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। अब सारी कहानी जो हुई है, जो सारी भी टेंशन हमारे दिमाग को हुई है वो क्रिया मूल्य निकालने में हुई है, उसके बाद तो कुछ था ही नहीं। अगर मैं आपसे कहूं क्रिया मूल्य, अगर मैं आपसे कहूं क्रिया मूल्य के लिए आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको इतना कुछ करने की। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे जब भी हानि लाभ के बराबर हो, याद रखना, जब भी हानि बराबर लाभ हो, इस तरह के सवालों में, इस तरह के सवालों में जब भी आपसे कहे कि होने वाला लाभ हानि के बराबर है, जब भी हानि लाभ के बराबर हो, तो याद रखना कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा, 13,400 जो पहला विक्रय मूल्य है प्लस 11,600, दूसरे को जोड़ेंगे 11,600 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यही आपने करना है। अब आपको देखो इससे आसान नहीं होगा। जब भी हानि लाभ के बराबर हो ना, होने वाला लाभ हानि के बराबर है, तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। 0 0, 6 और 4 10, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, 1 और 1 2, 25,000 बटे 2, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। देखो आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 12,500, वही हमने निकाला था ना। इतना सब कुछ करने के बाद भी हमने वही निकाला था और अब भी आ गया। देखो वो माइनस करके 2250, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये थे कुछ आज के सवाल। बच्चे ये प्रॉफिट लॉस में अच्छे सवाल बनते हैं, आप बुक को उठाकर देखेंगे आपको इस तरह के सवाल कुछ मिलेंगे। कल हम क्लास को यहीं से आगे बढ़ाएंगे अच्छे सवालों के साथ। टिके रहना, देखो 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको टिके रहना होगा। आपको परसेंटेज, आप टिक गए, मजा आया लास्ट तक जाते हुए। आपके पास उसके बाद चैप्टर आया प्रॉफिट लॉस, आप अगर टिके रहेंगे तो आपको मजा आएगा जिस टाइम आप लास्ट क्लास से निकलेंगे। तीसरा चैप्टर है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, समय चाल और दूरी। इन 3 चैप्टर में अगर आप टिक गए, बाकी चैप्टर तो आसान है। ये चैप्टर है थोड़ा सा परेशान करते हैं, एक कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज और है, 4 चैप्टर। ठीक है, बाकी मिलेंगे कल एक और क्लास के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।